कैसे हैं आप सब? आप सभी ने मानव जनन में पार्ट 6 तक देख लिया था। पार्ट 6 में हम लोगों ने देखा था किस प्रकार से एक स्पर्म का निर्माण होता है टेस्टिस में, ठीक है। तो पार्ट 7 में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से oogonia मतलब कि एग का अंडाणु का किस प्रकार से निर्माण होता है, इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। oogenesis को डिटेल से थोड़ा चर्चा करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। तो हम एक बना चुके हैं ओवरी। क्या नाम है इसका पूरा का? ओवरी। अरे यार थोड़ा सा देख रहे हैं, जैसे मान लो ये हमारा गर्भाशय हो गया, ठीक है। तो यहाँ के द्वारा एक फिम्बरी लगी होती थी, फिम्बरी ना, फिम्बरी लगी होती थी, फिम्बरी के द्वारा एक अंडाणु उपस्थित होता था। अंडाणु नहीं, इसको बोलते थे ओवरी। क्या बोलते थे? ओवरी यानी कि अंडाशय, ठीक है। तो इसी के बारे में हम लोग पूरा देखेंगे किस प्रकार से एक युग्मक यानी कि एक ओवम का निर्माण होता है, यहाँ तक हम लोग देखेंगे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए ठीक है, देखिए हम लोग जानते हैं सर्वप्रथम एक ओवरी होता है, ठीक है। ओवरी की जो पहली वाली लेयर होती है, इस लेयर को इसको कहते हैं प्रिमोर्डियल जर्म सेल। क्या कहते हैं? प्रिमोर्डियल जर्म लेयर या कह सकते हैं, या फिर सेल्स कह सकते हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा ही पहली वाली पुटक यानी फॉलिकल का निर्माण होता है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं फिर? प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स कहते हैं, लेयर भी कह सकते हैं। देखिए अब इसके द्वारा क्या होता है कि अच्छा एक बात और कि जो प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स होती हैं या जब मादा माँ के गर्भाशय यानी यूटेरस में पल रही होती है तभी इनका विकास हो जाता है, उसके बाद इनका विकास नहीं होता। उसके बाद इनके द्वारा ही बनते हैं ढेर सारे oogonia। oogonia का विकास होता है, ठीक है। ऐसा हम लोगों ने देखा था। इसके बाद अगर देखें तो एक संरचना होती है जिसको हम प्राइमरी oocyte कहते हैं। प्राइमरी oocyte कहते हैं, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद क्या होता है कि प्राइमरी oocyte के चारों ओर एक लेयर का आवरण होता है, ग्रेन्युलोसा सेल्स का आवरण हो जाता है। प्राइमरी oocyte हो गई, इसके चारों ओर एक लेयर का आवरण हो जाता है। अच्छा ये लेयर किसकी बनी होती है? तो यह लेयर ग्रेन्युलोसा सेल्स की बनी होती है, ठीक है। अच्छा इसको कहते क्या है? तो इसको 1 डिग्री यानी प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। प्राइमरी फॉलिकल समझ में? इसके चारों ओर जो आवरण होता है उसको कहते हैं ग्रेनुलोसा सेल्स की बनी होती है, ठीक है। अच्छा इसको कहते क्या है? तो प्राइमरी फॉलिकल कहा जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? उसके बाद अगर हम देखते हैं कि जो प्राइमरी फॉलिकल्स होता है यह क्या होता है? यह जन्म में ही ढेरों की संख्या में विकसित हो जाता है, मतलब जन्म से पहले, यानी कि जब मादा माँ के यूटेरस में होती है, माँ के यूटेरस में होती है तभी इनका विकास हो जाता है। इनका विकास, ठीक है, तभी इनका विकास हो जाता है। लगभग मिलियन की संख्या में ये बन जाते हैं। लेकिन हाँ जन्म के बाद और यौनारंभ मतलब समझते हैं 13 से 14 साल की उम्र में, ठीक है। यानी कि एक होता है जन्म हो गया, उसके बाद यौनारंभ मतलब क्या होता है कि जब यह पहला जो होता है पुटक बाहर निकलता है, उसके बाद विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया शुरू होती है, ठीक है। जन्म से लेकर यौनारंभ होता है 11 से 13 साल तक या फिर 13 से 14 ऐसे भी होता है, शुरू होता है, ठीक है, महिलाओं में। तो उसमें क्या होता है कि जन्म से लेकर यौनारंभ तक इसकी मतलब कि प्राइमरी फॉलिकल्स में ढेरों की संख्या में गिरावट होने लगती है, यानी कि कुल मिला के 60 से 80 हजार ही फॉलिकल बचते हैं। यानी कि जब जन्म होता है, जन्म के बाद इनकी संख्या में इनकी संख्या में लगातार कमी आने लगती है। कितने बचते हैं? 60 से 80 हजार तक ही बचते हैं। इनमें से
400 से 500 यानी कि मिनिमम 450, 400 से 500 तक फुटक ही, यानी फुटक यानी कि फॉलिकल, फॉलिकल ही एक एक करके ओवरी से बाहर आते हैं, ओवरी से बाहर आते हर महीने। ठीक है, समझ में आ रहा है पूरा? देखिए पहले जन्म हुआ, जन्म से पहले क्या हुआ था, इनका पूरा विकास हो चुका था। किसका विकास? प्राइमरी oocyte का, यानी कि प्राइमरी फॉलिकल का निर्माण हो चुका था। अच्छा, जब फॉलिकल का शुरू में जब माँ के यूट्रस यानी गर्भाशय में पल रही थी माता, तभी हो चुका था, यानी कि मिलियन की संख्या में हुआ था। ठीक है, जब जन्म हुआ, जन्म से लेकर यौनारंभ तक इनकी संख्या में काफी गिरावट होने लगी। गिरावट होने के बाद कितना बचता है? सिर्फ 60 से 80 हजार तक ही फॉलिकल्स बचते हैं। ठीक है, अच्छा 60 से 80 हजार तक फॉलिकल्स बचते हैं, लेकिन इनमें से 400 से 500 तक फॉलिकल्स जो होते हैं वही एक एक करके ओवरी से बाहर निकलते हैं, बाकी सारे नष्ट हो जाते हैं। समझ में आया? चलिए, इनका विकास हो चुका है, यानी प्राइमरी का। उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या होता है? सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, थोड़ा सा इससे बड़ा होता है। ठीक है, इसको क्या नाम देते हैं? सेकेंडरी को सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, अच्छा सेकेंडरी फॉलिकल बन चुका है। सेकेंडरी फॉलिकल से बनने के बाद क्या होता है कि टर्सरी फॉलिकल में बदलता है। टर्सरी फॉलिकल में कुछ इस प्रकार से बदलता है, जैसे मान लीजिए एक सेल्स हो गई इस प्रकार से, एक खाली गुहा पाई जाती है, एंट्रम कहा जाता है उसे। यहाँ पे हो गया हमारा ये गुहा, मतलब क्या होता है? खाली स्थान होता है। टर्सरी वाले में यानी कि एक गुहा पाई जाती है, यानी कि इसको 3 डिग्री फॉलिकल लिख देते हैं, फॉलिकल 3 डिग्री फॉलिकल। अच्छा, इसमें क्या होती है? एक गुहा पाई जाती है, देख लिया ये, तो एंट्रम कहा जाता है, एंट्रम कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए, उसके बाद क्या होता है कि यह क्या होता है कि इसका वो क्या होगा कि ये जो अंडाणु है, ये जो देख रहे हैं, इसका बाहर निकलना होगा कुछ इस प्रकार से। अच्छा, इसके बाद भी एक संरचना बनती है जो कि मैच्योर होती है एकदम। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा। इसको क्या कहेंगे? फॉलिकल, जर्मिनल फॉलिकल कहेंगे, ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, समझ में आ रहा है पूरा? पहले क्या हुआ? प्राइमरी फॉलिकल्स बना। प्राइमरी फॉलिकल्स कितनी संख्या में होते हैं? 60 से 80 हजार की संख्या में होते हैं, लेकिन इसमें से 400 से 500 तक फुटक एक एक करके हर एक महीने बाहर निकलते हैं। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल। उसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल्स में बदला, उसके बाद टर्सरी में, उसके बाद एक मैच्योर यानी ग्राफियन फॉलिकल्स बना। अब ग्राफियन फॉलिकल्स जो कि बन चुका है, ग्राफियन फॉलिकल्स में क्या होगा कि हार्मोन्स की उपस्थिति में क्या होगा? इसका फटना शुरू होगा कुछ इस प्रकार से। जैसे मान लो यहाँ पे ये फट चुका है, उसके बाद इसमें से अंडा, एक अंडाणु क्या होगा? बाहर। उसके बाद ये जो संरचना है ये आगे चल करके एक सुषुप्तनुमा संरचना में बदल जाती है, कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं हम लोग। इसके अंदर क्या होता है? ब्लड बढ़ जाता है, ब्लड बढ़ जाता है कुछ इस प्रकार से। इसको कहा जाता है कार्पस हीमोरैजिकम। कार्पस हीमोरैजिकम के बाद कार्पस ल्यूट्रियम में बदल जाता है, ये कार्पस ल्यूट्रियम में बदल जाता है कुछ इस प्रकार से। ग्रंथि नुमा संरचना की तरह कार्य करने लगता है उसके बाद। ठीक है, ये कार्पस ल्यूट्रियम होता है, कार्पस ल्यूट्रियम।
अच्छा, कार्पस ल्यूटियम क्या काम करता है? प्रोजेस्टेरॉन या फिर अन्य एंड्रोजन हार्मोन का स्राव करने का कार्य करता है, या फिर एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव करने का कार्य करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यह सब हमने बताया वो पिछली वीडियो में। उसके बाद अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो यह धीरे धीरे क्या होता है, नष्ट हो जाता है एल्बिकेंस, वापस एल्बिकेंस। ठीक है, यह अनुमान संरचना होती है कुछ इस प्रकार से। एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। हम लोग देखेंगे ओगोनियम। ओगोनियम में कुछ होता नहीं, एक चित्र के माध्यम से देखते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि पहली एक सेल्स होती है, इसको कहते हैं प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स। क्या कहते हैं? प्रिमोर्डियल जर्म सेल। ठीक है, इसकी संख्या कितनी होती है? 12 होती है ना। प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स में क्या होता है कि एक प्रकार का माइटोसिस होता है। माइटोसिस और मियोसिस समझ रहे हैं? चलिए अब नहीं बताएंगे। इसमें 2n होगा, इसमें भी 2n होगा। फिर से इसमें क्या, अच्छा ये जो प्राप्त हुआ है इसको बोलते हैं oogonia। यहाँ पे देखिए शुरू में प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स, उसके बाद क्या हुआ था? oogonia प्राप्त हुआ था। ठीक है, oogonia प्राप्त हुआ था। उसके बाद क्या हुआ? एक को कहते हैं oogoनियम, बहुवचन को अगर बहुवचन के फॉर्म में होता है तो oogonia है। समझ में आ रहा है? उसके बाद फिर से इसमें माइटोसिस होगा। माइटोसिस डिवीजन होने के बाद दो सेल्स का निर्माण होगा। यहाँ पर भी 2n, यहाँ पर भी 2n। माइटोसिस में हमेशा 2n होता है। इसको अच्छा, ये जो सेल्स प्राप्त हुई इसको कहते हैं प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte समझ में आ रहा है? प्राइमरी oocyte कहा जाता है इस सेल्स को। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें होता है मियोसिस। अब शुरू होता है मियोसिस। क्या होता है? मियोसिस। लेकिन मियोसिस फर्स्ट जो होता है, शुरुआत में तो शुरू हो जाता है, लेकिन पूर्वावस्था में क्या होता है? बंद हो जाता है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ब्रैकेट में, या शुरू तो होता है, लेकिन पूर्वावस्था में ही रुक जाता है। यानी कि प्राइमरी oocyte, यानी कि ये वाला देखिए, प्राइमरी oocyte में क्या होगा कि मियोसिस तो शुरू होगा, लेकिन पहले ही जैसे ही उसकी पहली वाली प्रावस्था शुरू होगी वह वहीं पे रुक जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद कब कंटिन्यूस होगा? तो 3 डिग्री के बाद कंटिन्यूस होगा। 3 डिग्री के बाद यह पूर्ण होगा, समझ में आया? यानी कि जब ये वाला फॉलिकल्स बन जाएगा, जब इसमें गुहा पाई जाएगी, एंट्रम वाला पोर्शन पाया जाएगा, तो यह मियोसिस फर्स्ट समाप्त होगा। मियोसिस फर्स्ट समझ में आ रहा है? मियोसिस फर्स्ट यहाँ तक पूरी तरीके से समाप्त हो गया। अब उसके बाद क्या होगा? मियोसिस हमने बताया था 2 चक्रों पर होता है, मियोसिस फर्स्ट, एक मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट में गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम का डिवीजन होता है, जबकि मियोसिस सेकंड में सेल्स का डिवीजन होता है ना। तो अब क्या होगा कि मियोसिस फर्स्ट तो हो गया, उसके बाद मियोसिस फर्स्ट के दौरान 2 सेल्स का निर्माण हुआ था। चलिए भाई अब यंग रहेगी। ठीक है, 3 डिग्री के बाद यह संख्या पूर्ण होती है। अब इसको कहा जाता है सेकेंडरी oocyte। क्या कहा जाता है? सेकेंडरी अब इसको क्या कहा जाता है? सेकेंडरी। अच्छा इसको क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। समझ में आया? यहाँ पे देखिए 3 डिग्री के बाद जो हमने बताया कि ये वाला जब पोर्शन बना तो इसमें 2 प्रकार के सेल्स बने। एक होती है सेकेंडरी oocyte, एक होता है फर्स्ट पोलर बॉडी। यहीं पे एक और बना देते हैं, फर्स्ट पोलर बॉडी। अब फर्स्ट पोलर बॉडी का काम क्या होता है हमको नहीं पता। ठीक है, फर्स्ट पोलर बॉडी का काम क्या होता है हमको नहीं पता है। सिर्फ और सिर्फ इस पे फोकस करेंगे सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte क्या होता है? इसमें भी मियोसिस सेकेंड शुरू होता है। क्या होता है? मियोसिस सेकेंड एंड शुरू तो होता है, लेकिन बीच में क्या होता है? रुक जाता है। बीच में
ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि मियोसिस सेकेंड तो शुरू होगा, लेकिन अब भाई बीच में रुक जाएगा, यानी कि जब सेल्स का डिवीजन होने लगता है तो वह शुरू तो हो जाता है लेकिन वह रुक जाता है। अच्छा, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद दो संरचना का फिर से निर्माण होगा, इसमें विजन, इसमें विजन, इसको कहेंगे ऐसा, ये छोटा होता है और ये वाला कैसा होता है? बड़ा होता है। अच्छा, बड़ा जो होता है जिसको बोलते हैं ओवम, आप इसको क्या बोलेंगे? सेकंड ओवुलर बॉडी, समझ में? अच्छा, ये संरचना कहाँ पे बनती है? जब फर्टिलाइजेशन होता है तब। ये जो संरचना देख रहे हैं यह स्पर्म के फ्यूज करने के बाद ही बनती है। यह पूर्ण तभी होता है जब स्पर्म फ्यूज करता है। ठीक है, अगर स्पर्म फ्यूज नहीं किया तो यह संरचना नहीं बनेगी। समझ में आया? तो अभी तक हम लोगों ने देखा था कि ओवम का जो निर्माण होता है, यानी कि इस फॉलिकल से बाहर निकलता है, जिसको क्या कहते हैं? ओवम कहते हैं। लेकिन नहीं, कतई नहीं, इसको कहते हैं सेकेंडरी oocyte। क्या कहते हैं? सेकेंडरी oocyte। द्वितीयक पुटक। कभी जिंदगी में ये मत कहना कि ओवम बाहर निकलता है, ओवम का निर्माण होता है। समझ में आया? द्वितीयक फॉलिकल यानी कि सेकेंडरी oocyte का बाहर निकलना ही अंडो उत्सर्जन यानी ओवुलेशन कहलाता है। समझ में आ रहा है? चलिए स्क्रीनशॉट लिख लेते हैं, लिख लेते हैं। इसको बोलते हैं ओवरी। ओवरी में प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स का एक आवरण होता है, जिसके माइटोसिस डिवीजन से ओवोनियम का निर्माण होता है। इस ओवोनियम में फिर से माइटोसिस डिवीजन होता है, जिससे प्राइमरी oocytes का निर्माण होता है। क्या होता है? प्राइमरी oocytes का निर्माण होता है। या oocytes के चारों ओर एक आवरण बन जाता है, जिसका आवरण होता है उसको ग्रेनुलोसा सेल्स कहते हैं। यानी ग्रेनुलोसा सेल्स का एक आवरण होता है जिसे हम प्राइमरी फॉलिकल्स कहते हैं। इसका निर्माण यानी कि प्राइमरी फॉलिकल का निर्माण माता के यूट्रस में पल रही जब मादा होती है तभी हो जाता है। या जन्म से लेकर के यौन आरंभ तक इसकी संख्या में लगातार गिरावट होने के कारण यह केवल 60 से 80 हजार तक ही बचती है। ठीक है, थोड़ा सा अटक जाता हूँ, बचती है। उसके बाद इसमें से यानी कि 60 से 80 हजार के में से केवल 400 से 500 तक फॉलिकल्स ही एक करके हर महीने बाहर निकलते हैं। फॉलिकल्स के बाद ग्रेनुलोसा सेल्स की आवरण में लगातार वृद्धि होने के कारण यहाँ 2 डिग्री में, उसके बाद 3 डिग्री यानी टर्सरी फॉलिकल्स में बदल जाता है। टर्सरी फॉलिकल्स में, अच्छा टर्सरी फॉलिकल्स की पहचान कैसे करेंगे? तो टर्सरी फॉलिकल्स में एक गुहा पाई जाती है जिसको कहते हैं एंट्रम। एंट्रम कहते हैं। अब यहाँ आगे चल करके एक ग्राफियन फॉलिकल्स में बदल जाती है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं ओवोनियम हुआ, ओवोनियम होने के बाद मियोसिस, माइटोसिस हुआ, माइटोसिस के बाद प्राइमरी oocytes का निर्माण हुआ। अब इसमें मियोसिस फर्स्ट तो शुरू होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए, लेकिन यहाँ पूर्वावस्था में ही रुक जाता है। अच्छा, चलता कब है? फिर चलता है 3 डिग्री के बाद हुआ। 3 डिग्री जब कंप्लीट होने के बाद जब यह ग्राफियन फॉलिकल्स में बदलने लगता है तब यह शुरू होता है। उसके बाद यानी कि अंत होता है। उसके बाद 2 सेल्स का निर्माण होता है, फर्स्ट पोलर बॉडी सेल्स का, और उसके बाद सेकेंडरी oocytes का निर्माण होता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इसका जो मियोसिस सेकेंड वाला पोर्शन है कब शुरू होता है? जब स्पर्म ओवम से फ्यूज करता है तब। ठीक है, क्योंकि हमको सेकेंडरी oocytes तक देखना है, यानी कि यहाँ तक देखना है। ग्राफियन फॉलिकल्स में से सेकेंडरी oocytes बाहर निकल आते हैं। सेकेंडरी oocyte दो सेल्स का निर्माण होता है, एक फर्स्ट पोलर बॉडी का, उसके बाद यहाँ पे देखिए फर्स्ट पोलर बॉडी, और उसके बाद सेकेंडरी oocytes। सेकेंडरी oocytes का बाहर निकलना ही ओव्यूलेशन यानी अंडो उत्सर्जन कहलाता है। यह क्या काम करता है? अच्छा, अब देखिए ये जो ग्राफियन फॉलिकल्स है, या इसमें अब क्या जब बढ़ जाता है, रुधिर बढ़ जाता है, रुधिर का थक्का बन जाता है, एक प्रकार से रुधिर बढ़ जाता है। अब इस संरचना को कार्पस हीमोरैजिकम कहते हैं।
कार्पस हीमोरैजिकल धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होती एक ग्रंथि नुमा संरचना में विकसित हो जाती है, जिसको हम कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के हार्मोन जैसे प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का स्राव होता है। अतः प्रेगनेंसी नहीं रुकती है तो यह धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, जिसे हम कार्पस एल्बिकेंस कहते हैं। तो फिर तकलीफ यही पे हो रही होगी सेकेंडरी oocyte। हम थोड़ा सा आप लोग को लग रहा है गलत बताते हैं, लेकिन देखिए ग्राफियन फॉलिकल्स के बनने के बाद जो इसमें की जो अंदर वाली सेल्स है उसको हम सेकेंडरी oocyte कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए दो प्रकार की सेल्स बनी है ना। 3 डिग्री के बाद जब मियोसिस प्रथम पूर्ण होता है, 2 सेल्स बनती है, एक होता है सेकेंडरी oocyte, एक होता है फर्स्ट पोलर बॉडी, यानी कि ये वाली और ये वाली। इसमें से जो सेकेंडरी oocyte होती है बाहर निकलती है। इसको हम लोग इससे पहले पढ़ते आए थे कि यह ओवम है, लेकिन यह ओवम नहीं है। ये क्या है? सेकेंडरी oocyte है। समझ में आया? जब सेकेंडरी oocyte बनती है तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो होता है कि मियोसिस सेकेंड वाली जो घटना है वो स्टार्ट हो जाती है, लेकिन क्या होती है वहीं पे बीच में रुक जाती है। यह कब पूर्ण होती है? जब स्पर्म आकर इससे फ्यूज करता है, तब यह घटना पूर्ण। समझ में आया? तो ये था पूरा oogonia के बारे में। कहते हैं कि कंप्लीट सेकेंडरी oocyte का कंप्लीट चीज। तो इसमें कुछ होता नहीं है, एक सेल्स होती है, सेल्स में एक केंद्रक होता है, इसको बोल सकते हैं न्यूक्लियस। इसके बाद इसमें जो द्रव भरा रहता है, उसका द्रव भरा रहता है। इस द्रव को क्या कहा जाता है? इस द्रव को कहा जाता है ooप्लाज्म। समझ में आ रहा है? इसको कहा जाता है ooप्लाज्म। ठीक है, अच्छा ooप्लाज्म हो गया, ये भी हो गया। उसके बाद देखते हैं कि एक लेयर पाई जाती है, ये वाले पोर्शन पे एक लेयर पाई जाती है। तो टेढ़ बन रहा है, आप लोग सीधा बनाइएगा एकदम अच्छा सा प्यारा सा। अच्छा, इस वाली लेयर को कहा जाता है विटेलाइन मेम्ब्रेन। क्या कहा जाता है? विटेलाइन मेम्ब्रेन। ठीक है, अच्छा इसमें देखिए यहाँ पे और यहाँ पर के बीच में एक स्पेस पाया जाता है ना, इस स्पेस को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पेरीविटेलाइन स्पेस। ठीक है, पेरीविटेलाइन स्पेस कहा जाता है। चलिए ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके बावजूद भी एक लेयर पाई जाती है जिसे हम ज़ोना पेल्यूसिडा कहते हैं। लग रहा है जो लगेगा ऐसे बना देते हैं, आप लोग गोल गोल बनाइएगा, एक लेयर होती है ना। ठीक है, इस लेयर को कहा जाता है। अच्छा, ये लेयर कैसी होती है? फिर यह लेयर जो होती है वो नॉन सेलुलर होती है, नॉन सेलुलर। ये किसकी बनी होती है? प्रोटीनों के द्वारा बनी होती है, प्रोटीन की प्रोटीन्स की बनी होती है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इस लेयर को कहा जाता है ज़ोना पेल्यूसिडा। ज़ोना पेल्यूसिडा। इसके बावजूद एक लेयर पाई जाती है, कोशिकाओं की लेयर होती है कुछ इस प्रकार से। ऐसे पूरा होता है, कोशिकाओं की लेयर होती है। इस लेयर को कहा जाता है कोरोना रेडिएटा। क्या कहा जाता है? रेडिएटा। तो ये हो गया आपका पूरा एक आपकी भाषा में कहा जाए तो ओवम की संरचना, लेकिन हमारी भाषा में कहा जाए या फिर हम लोगों की भाषा में कहा जाए तो सेकेंडरी oocytes का कंप्लीट चित्र। ठीक है, यही सब पाया जाता है इसमें। उम्मीद है कि वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो लाइक करना ना भूलिएगा। ठीक है, धन्यवाद।